हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने जाना कि मेंडल ने जो जो प्रयोग एक संकर और द्विसंकर प्रयोग कर कर जो जो नियम दिए थे वो 3 नियम। प्रभाविकता का नियम पहला, दूसरा युग्मकों की शुद्धता का नियम जिसको विसंयोजन का नियम भी कहते हैं, और तीसरा हमने जाना स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। आज हम जानेंगे कि मेंडल ने जो जो नियम दिए थे उन नियमों पर जो जो विवाद हुए, जो जो उसके अपवाद हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है वो द्विसंकर प्रयोग के द्वारा उन्होंने प्रतिपादित किया था पहला, और दूसरा इस नियम की आलोचना बहुत ज़्यादा हुई थी। जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है इसकी आलोचना बहुत ज़्यादा हुई थी। तीसरी बात, इसका जो अपवाद है वो है सहलगनता। जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है उसका अपवाद अगर पूछ ले, जो तीसरा नियम आपने पढ़ा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इसमें हमने ये जाना कि एक तो ये F2PD, पिछली क्लास में हमने ये जाना कि ये एक तो F2PD से प्रतिपादित किया गया था, दूसरा इसमें जो युग्मक है वो स्वतंत्र रूप से, युग्मक स्वतंत्र रूप से युग्मक जो है स्वतंत्र रूप से इसमें, जैसे ये था अपने RR YY स्मॉल y, जिसमें ये अपने दो प्रकार के लिए थे, गोल पीले झुर्रीदार हरे। तो हमने उसमें देखा कि जो पौधे बने एक तो गोल और इधर से हरा, तो ये जो इनके युग्मक हैं ये स्वतंत्र होते हैं, ये किसी के साथ भी आगे, ये नहीं कि इसके साथ आए हैं तो इसके साथ ही आगे आएंगे, या ये स्वतंत्र, ये जो दो गुण हैं इसके, ये गुण, इसका जो ये लक्षण है ये स्वतंत्र है, इसका ये लक्षण है ये स्वतंत्र है, ये किसी के साथ भी संकरण कर कर इकट्ठा जुड़ सकता है। जैसे कि हमने ये वाला पौधा इसमें बनाया था, RR यानी गोल और स्मॉल YY यानी कि हरा, गोल हरा बनाया था। इधर से हमने, हमारे को ये भी मिला था ये वाला यानी कि झुर्रीदार, और ये पीला, झुर्रीदार पीला भी मिला था, गोल हरा भी मिला था। तो ये स्वतंत्र होते हैं, तो ये स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम हमने पिछली बार पढ़ा था। अब इसका जो अपवाद है स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का, वो अपवाद जो है वो है सहलगनता। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सहलगनता क्या होता है। सहलगनता जो है वो एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीन्स, एक कोई गुणसूत्र है उस पर जो जीन स्थित है, एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीन्स द्वारा अपने उसी संयोग में जो उसके ऊपर स्थित है, जो जिस संयोग में वो स्थित है उसी संयोग से वो अगली पीढ़ी में वंशागति के द्वारा उसी संयोग से आगे जाएंगे, तो ये सहलगनता कहलाता है। तो अपने सहलगनता के अंदर थोड़ा पॉइंट लिख लेते हैं, कई बार इसकी शब्दावली में पूछ लेता है कि सहलगनता क्या होती है, तो इसके अपवाद के बारे में अपने सहलगनता जो है उसकी थोड़ी परिभाषा लिख लेते हैं, ताकि अगर शब्दावली में ये पॉइंट आ जाए तो हमें पता हो। अपवाद सहलगनता, सहलगनता क्या होता है कि एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीव, एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीन्स, एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीन्स द्वारा अपने संयोग द्वारा, एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीन्स द्वारा अपने संयोग में रहते हुए, एक साथ अपने संयोग में रहते हुए एक साथ वंशागति, एक साथ वंशागति करते हैं, ठीक है, एक साथ वंशागति होने की प्रवृत्ति सहलगनता कहलाती है, सहलगनता कहलाती है। तो ये इसका अपवाद है। हमने पिछले स्वतंत्र अपव्यूहन में ये पढ़ा था कि वो जो है वो स्वतंत्र होते हैं,
जैसे कि ये था, हमने ये जाना था कि ये स्वतंत्र होते हैं, ये इसके साथ भी क्रिया कर सकते हैं, ये इसके साथ भी मिलकर एक नया पौधा बना सकता है। पर कुछ ऐसे गुणसूत्र पर जीन्स होते हैं जो संयोग में रहते हैं और एक वंशागति में भी एक साथ ही आगे जाते हैं, तो इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, सहलगनता कहते हैं। यानी कि वंशागति के समय जीन अलग अलग नहीं होते, इसे ही सहलगनता कहते हैं। वंशागति के समय जीन क्या होते हैं, अलग अलग नहीं होते, जो जीन जैसे हैं वो वैसे के वैसे रहते हैं। वंशागति के समय जो जीन होते हैं, जीन अलग अलग नहीं होते। शॉर्ट परिभाषा इसकी ये लिख सकते हैं, वंशागति के समय जीन अलग अलग नहीं होते, उसी रूप में ही रहते हैं, रूप में ही रहते हैं। तो ये सहलगनता कहलाती है, तो ये सहलगनता कहलाती है। तो हमने जाना सहलगनता। तो पूछे कि स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का अपवाद क्या है, तो सहलगनता है। सहलगनता की परिभाषिक शब्दावली पूछ ले कि एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीन्स अपने संयोग में रहते हुए एक साथ वंशागति होने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो ये इसको क्या कहते हैं। नीचे 4 ऑप्शन आ जाए, सहलगनता, लक्षण प्रारूप, जीन प्रारूप और चौथा आ जाए संकरण। तो ये इन चारों में से अपने सहलगनता इसका आंसर लगाइए। फिर जो कोर्न ने जो भी जितने भी नियम थे इन सब पर एक अपवाद बनाए हैं, जो भी है प्रयोग कर वो उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। इसका जो अपवाद है पहला वो है प्रभाविकता का नियम का जो अपवाद है पहला वो है अपूर्ण प्रभाविकता। क्या है, अपूर्ण प्रभाविता। ये प्रभाविकता के नियम का अपवाद है। सन 1903 की बात है। सन 1903 में कोर्न नाम के वैज्ञानिक, याद आ रहा होगा कोर्न, जिन्होंने दोबारा से मेंडल के नियमों की सन 1900 में 3 जो थे, कोर्न, ह्यूगो डी ब्रिज और शेमार्क, तो इन तीनों ने मिलकर फ्लोरा नामक पत्रिका में मेंडल के नियमों को वापस उजागर किया था। तो हम जानते हैं कि कोर्न ने 1903 में अपूर्ण प्रभाविकता के नियम का प्रतिपादन किया, या इसके बारे में बताया था कि इन्होंने एक पौधा लिया जिसको 4 o'clock या फिर 4 o'clock या गुले बांस के नाम से जाना जाता है, जिसका फेमस नाम है मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा के नाम से इन्होंने उस पर प्रयोग किया। कोर्न ने मिराबिलिस जलापा में प्रयोग किया। इसे 4 o'clock या गुलेबास के नाम से जाना जाता है। गुलेबास के नाम से जाना जाता है। अपूर्ण प्रभाविकता का मतलब क्या होगा कि इन्होंने एक पौधा लिया जो कि लाल रंग का था, एक लाल रंग का था और एक सफेद रंग का था। स्मॉल आर से डिनोट कर लेते हैं। एक लाल रंग का था, एक सफेद रंग का पुष्प था। इन दोनों का जब इन्होंने संकरण करवाया, इनका जब क्रॉस करवाया, तो इन्होंने क्या पाया कि इधर से आर, इधर से स्मॉल आर, फिर इस आर का इस आर से, फिर इस आर का इस आर से, फिर इस आर का इस आर से, इस आर का इस आर, सेम ही बनेंगे। तो इन्होंने जब F1 पीढ़ी प्राप्त की, तो F1 पीढ़ी में इन्होंने ना तो लाल पौधे प्राप्त किए ना सफेद पौधे प्राप्त किए। इन्होंने किस टाइप के पौधे प्राप्त किए, गुलाबी। इन्होंने गुलाबी रंग का पौधा प्राप्त किया, पुष्प प्राप्त किया। तो इन्होंने ये देखा कि लाल और सफेद का जब क्रॉस करवाया गया तो हमें पूर्ण प्रभाविकता नहीं मिली। प्रभाविकता इसने अपना प्रभाव तो सफेद पर दिखाया, पर पूरी तरह से प्रभाव नहीं दिखाया। तो ये पूरी तरह से प्रभाव ना दिखाना अपूर्ण प्रभाविकता कहलाता है, और ये एक प्रभाविकता के नियम का अपवाद हो गया।
इसमें एक नया पुष्प बना जो गुलाबी रंग का था। फिर इन्होंने F2 पीढ़ी बनाई। F2 पीढ़ी में इसका स्वपरागण कराया, RR का स्वपरागण कराया RR से। तो यहाँ से युग्मक बने कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, RR 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 स्मॉल r स्मॉल r। तो ये बन गया लाल F2 पीढ़ी में, ये दोनों मिलकर बने गुलाबी, और ये बना सफेद। तो लाल, गुलाबी और सफेद, ये तीसरा पुष्प नया बना। तो रेशियो क्या बनेगा इसका? 1:2:1, ठीक है। और ये F2 पीढ़ी की बात है। और F1 पीढ़ी में हमने क्या प्राप्त किया कि सारे के सारे गुलाबी। तो ये वाला जो नियम है ये अपूर्ण प्रभाविता कहलाता है। इसके बारे में गोल्ड-कोरेन ने बताया था। तो इस नियम को आप याद रख सकते हैं, अपूर्ण प्रभाविता का जो नियम है, ठीक है। इसकी अगर परिभाषा की बात करें कि अपूर्ण प्रभाविता की परिभाषा क्या है, वो मैं लिखवा देता हूँ आपको। जब किसी जीन के विषम युग्मजों में उत्पन्न लक्षण जीन के दोनों विकल्पियों के लिए समयुग्मजीय अवस्था में उत्पन्न लक्षणों का मध्यवर्ती होता है, तो इस दशा को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। तो ये बात रही अपूर्ण प्रभाविता की, ठीक है। अपूर्ण प्रभाविता के बारे में हमने जाना। और उसके बाद हम इसमें एक और एग्जाम्पल है इसके। अगर अपूर्ण प्रभाविता के एग्जाम्पल की बात करें, एक तो मिराबिलिस जलापा का आपने पढ़ ही लिया, और दूसरा इसमें है स्नैपड्रैगन, जिसे कुत्ता पुष्प भी कहते हैं। ये इसका एक एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। और दूसरा, एक तो इसका ये एग्जाम्पल है, दूसरा इसका एंडेलुसियन मुर्गों में पंखों का रंग। इस पुष्प में पालकों में पत्तियों का आकार। तो ये बात थी अपूर्ण प्रभाविता की। दूसरा इसका अपवाद है सहप्रभाविता। ये अपूर्ण प्रभाविता है, दूसरा इसमें है सहप्रभाविता। सहप्रभाविता का मतलब होता है कि दोनों का समान प्रभाव पड़े। इन्होंने क्या करा कि एक आगे जो वैज्ञानिक आए, उन्होंने पशुओं के बालों का जो रंग लिया वो एक का तो लाल रंग ले लिया,
लाल बाल ले लिए, एक के सफ़ेद बाल ले लिए। और इन्होंने जब किसी पशुओं पर इन्होंने ट्राई करा, पशुओं पर ट्राई करने पर एक के लाल बाल लिए, एक के सफ़ेद बाल लिए। जब इन्होंने लाल बाल लिए और सफ़ेद बाल लिए तो इनको आगे चितकबरा यानी रेयॉन, मान लीजिए ये आर है, ये आर है, इनका जब इन्होंने क्रॉस करवाया तो इनको ये जो मिले तो ये चितकबरे को रेयॉन बोलते हैं, तो रेयॉन प्राप्त हुआ। तो ये चितकबरे यानी कि इन्होंने अपना वाइट अपना भी दिखाया रंग, इन्होंने अपना भी रंग दिखाया, तो दोनों का समान प्रभाव पड़ा। तो समान प्रभाव पड़ा तो ये कौन सा हो गया, समान प्रभाव के कारण ये सह प्रभाविकता होगी। इसमें ये नहीं कि इसके लाल बाल वाले ने इसका प्रभाव को दबा लिया और ये मतलब लाल बाल वाले हो गए आगे जो पशु बने, तो यहाँ पर प्रभाविकता का नियम जो था वो फेल हो गया। तो इसलिए ये सह प्रभाविकता भी इसका एक अपवाद है। पीछे अपने पढ़ा अपूर्ण प्रभाविकता, अपूर्ण प्रभाविकता में जो पौधों का रंग था वो बीच वाला आ गया, ना तो सफ़ेद ना लाल, बीच वाला गुलाबी रंग आ गया, मध्यवर्ती आ गया। और सह प्रभाविकता में क्या होता है कि दोनों अपना समान प्रभाव दिखाते हैं, तो दोनों तरह के रंग आ गए तो दोनों समान प्रभाव दिखाते हैं, तो ये सारे के सारे चितकबरे हो गए, रेयॉन हो गए। फिर इनका स्वपरागन करवाया गया। स्वपरागन के बाद पर फिर हमें क्या मिला, या आग मिला, इसका इससे करवाया, फिर वापस वही इनको लाल बाल वाले पशु मिले, फिर इसका इसके साथ करवाया, फिर वो रेयॉन मिला चितकबरे, फिर इसका इसके साथ करवाया, फिर ये भी रेयॉन और इसका इसके साथ करवाया, तो ये सफ़ेद बाल। यहाँ F1 पीढ़ी में सारे के सभी चितकबरे, और इसमें 1:2:1 के रेशियो में रहे चितकबरे 2 थे, सफ़ेद 1 और लाल बाल वाला 1:2:1 के अनुपात में रहे। ये सह प्रभाविकता है। सह प्रभाविकता के बारे में अपने जाना, सह लगनता के बारे में अपने जाना और अपूर्ण प्रभाविकता के बारे में अपने जाना। तो ये तीनों जो हैं ये इसके मेंडल के जो नियम थे, प्रभाविकता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम, और तीसरा जो है स्वतंत्र अपव्यवन के नियम का अपवाद है। सह प्रभाविकता में परिभाषा लिखना चाहो तो लिख सकते हैं अपने, जब किसी जीन के विषम युग्मजों में, जब किसी जीन के विषम युग्मजों में उसके दोनों विकल्प, उसके जो दोनों विकल्प हैं वो अपना प्रभाव उत्पन्न करते हैं, अपना प्रभाव उत्पन्न करते हैं, तो इस दशा को सहप्रभाविकता कहा जाता है। इस दशा को सहप्रभाविकता कहा जाता है। तो सहप्रभाविकता के बारे में आपने जाना। और मनुष्य में जैसे रक्त समूह की अपने बात करें, रक्त समूह हमसे पूछ लेते हैं कई बार, इस रक्त समूह पर भी क्वेश्चन आता है कि अगर पिता का ब्लड ग्रुप ए है, माता का ब्लड ग्रुप बी है, तो बच्चों में कौन सा होगा, कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। अगर ये ए है तो हम क्या लेंगे, ए और दूसरा ओ, बी ओ, इसमें से युग्म, इसको ओ कहते हैं, जीरो मान लेते होते हैं कि दूसरा जीरो होगा। ठीक है, एंटीबॉडी और एंटीजन दो होते हैं रक्त समूह में, एक एंटीबॉडी होती है, एक एंटीजन होता है। ठीक है, जो एक ए है तो दूसरे को अपने जीरो मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं, तो इसमें युग्मक बनेंगे एओ, इसमें बीओ, यानी आई पे ले लो। ठीक है, इसका संकरण इससे होगा,
इसका संकलन इससे होगा, ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। तो हमें अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि अगर माता का ब्लड ग्रुप बी है और पिता का ब्लड ग्रुप ए है, तो हम ये निकाल के देख लेंगे। तो हमारे पास 4 ऑप्शन आएंगे। ऑप्शन नंबर ए कि बच्चों में ब्लड ग्रुप हो सकता है केवल ए, केवल बी, ए बी और ए बी ओ तीनों। तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, तीनों लगा सकते हैं। चारों भी आ सकता है, ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। तो यानी ये अपना समान प्रभाव दिखाते हैं। बी अपना प्रभाव दिखा रहा है, ए अपना प्रभाव दिखा रहा है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? सहप्रभाविकता के उदाहरण हैं। तो इसमें ब्लड ग्रुप का अगर पूछे तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो आगे से आपने ध्यान रखना है कि किसी भी ब्लड ग्रुप का पूछे, ब्लड ग्रुप से अपना एक स्पेशल टॉपिक दिया है, हम एक और क्वेश्चन इस पे करके देख लेते हैं कि अगर मान लो पिता का ब्लड ग्रुप बी है और माता का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो संतान कौन सी होगी? तो हम बी से क्या निकालेंगे? बी ओ, इधर से ए, इधर से बी। ठीक है, अब बी का ए से करेंगे, ए बी हो जाएगा। बी का फिर बी से करेंगे तो बी हो जाएगा। फिर ओ का ए से करेंगे, ठीक है, इसका बी हो। अब कौन कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है? या तो ए बी हो सकता है, या बी हो सकता है, या ए हो सकता है, ठीक है, या फिर बी आ गया। तो पूछे कि अगर पिता का ब्लड ग्रुप ओ है और माता का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता? ए बी, ए बी ओ, कौन सा इसमें नहीं हो सकता? नहीं पूछ रहा है। ये तो हो सकते हैं, ये नहीं हो सकता। तो अपने याद रखने की जरूरत नहीं है, अपने इस तरीके से निकाल के देख लेंगे कि अगर माता का बता दे, पिता का बता दे, तो कौन कौन से हो सकते हैं, जो नहीं हो आ रहा वो नहीं हो सकता। तो इस तरीके से हम इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो आज की क्लास में हमने जाना कि आनुवंशिकता के जो नियम थे, उनके जो अपवाद थे, एक सहलग्नता जिसमें कि जो जीन है वो एक जिस जोड़े में होते हैं वो संयोग से ही वंशागति में आगे जाते हैं, जिस टाइप में होते हैं वैसे के वैसे ही आगे जाते हैं, वो अलग अलग नहीं होते, स्वतंत्र नहीं होते। और दूसरा हमने जाना अपूर्ण प्रभाविकता। अपूर्ण प्रभाविकता में उसमें जो भी होता है, उनके जो गुण होते हैं, उसका मध्य स्तर जो होता है, जैसे कि गुलाबी और सफ़ेद का मध्य स्तर, लाल और सफ़ेद का मध्य स्तर गुलाबी बन गया, तो ये अपूर्ण प्रभाविकता का उदाहरण है। तीसरा हमने पढ़ा सहप्रभाविकता, जिसमें दोनों के समान प्रभाव दिखाई देते हैं। समान प्रभाव मतलब एक का जैसे लाल बाल थे, एक के सफ़ेद बाल थे, तो दोनों को मिलाकर उनमें रेयॉन बन गया, चितकबरे बन गए, तो उनका दोनों ने अपना समान प्रभाव दिखा दिया, तो वो सहप्रभाविकता हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने रक्त समूह के बारे में जाना कि रक्त समूह जो अगर माता पिता का रक्त समूह दे दे तो उसमें अपने किस प्रकार इसको आगे निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आज अपना इस लास्ट क्लास के अंदर आनुवंशिकता टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगली क्लास में हम इससे रिलेटेड जो पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। सो ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।